let's discuss question of DSSB TGT Natural Science Solution which has been held on 26 सितंबर 2021। ये पेपर शिफ्ट 1 का है जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये जो क्वेश्चन है हर शिफ्ट में पूछा गया है। इससे पहले भी 25 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी वहाँ पर बस 700 की जगह 800 था, एक एग्जाम में ये 900 था। सेम प्रोसेस होगा। चलो मैं बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन है कि अगर 700 ग्राम की कोई सॉलिड क्यूब है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, एच की 10 सेंटीमीटर है, ये फ्लोट कर रही है वाटर में, ये पार्सली फ्लोट कर रही है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज आउटसाइड द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो डेंसिटी अगर मैं सीजीएस यूनिट में लिखूं तो वो होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी 10 की क्यूब, सो इट विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो टोटल वॉल्यूम है क्यूब की वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें ये चेक करना है कि कितना होगा। वैसे डायरेक्टली अगर मैं इसका तरीका बताऊं तो डायरेक्ट मतलब उस वॉल्यूम को फाइंड करने का जो कि आउटसाइड है, वो आप जो भी वॉल्यूम है क्यूब की यानी कि 1000 उसमें से माइनस कर दीजिए जो इस वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा। अभी मैं बताऊंगा वो कैसा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी है? 1000। वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है तो वो कैसे होगा? तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हैविंग मास 700 ग्राम। ये मैंने 700 ग्राम क्यों लिया है? क्योंकि आर्किमिड्स प्रिंसिपल कहता है कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब ये मतलब तैर रहा है बॉडी, तो जितना वेट डिस्प्लेस करेगा वो बराबर होगा इसके खुद के वेट के इक्वल। मतलब कि ये कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा तो उस पानी का वेट बराबर होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हैविंग 700 ग्राम मास मतलब आप समझ रहे होंगे, ग्राम में तो मास ही होगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास किसका लूंगा मैं? वाटर का। और वाटर का मास बराबर होगा सॉलिड के क्यूब, जो सॉलिड है क्यूब उसके मास के बराबर यानी कि 700। और वॉल्यूम हम यहाँ पर लेंगे, सॉरी यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगा क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो डेंसिटी है होगा 1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि जिसका मास 700 ग्राम होगा वो हो जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब आउटसाइड द वाटर, आउटसाइड द वाटर। तो वो हो जाएगा 1000 में से 700 माइनस कर दीजिए 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1000 तो बाहर है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा बाय द क्यूब वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो 700, अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 300। डायरेक्टली इतना बड़ा प्रोसेस ना करके आप क्या कीजिए, जो भी क्यूब की वॉल्यूम है उसकी क्यूब की वॉल्यूम में से जो मास गिवन है यानी कि देखा यहाँ पर है 100, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगी 1000, मास कितना है सॉलिड क्यूब का 700, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, यही आंसर हो जाए। जितने भी बाकी 3 क्वेश्चन है जो इसी कह सकते हैं सिमिलर है वो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो सकता है अगर टाइम बचाना हो तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। द ओशन एनर्जी प्रेफर टू दैट वाइंड। ये क्वेश्चन भी इसी पर बेस एक पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओशन एनर्जी को प्रेफर किया जाता है विंड एनर्जी में। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओशन एनर्जी हमेशा अवेलेबल होती है जबकि विंड एनर्जी जब विंड चलेगी तभी अवेलेबल होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, द टाइडल एनर्जी सिस्टम कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन टाइडल बेसिन्स। तो जो टाइडल एनर्जी होती है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आंसर होगा नाइदर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की लिमिटेशन बतानी है। पहला, विंड मिल्स आर ऑलवेज अनसाइटली एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी। तो ये एक लिमिटेशन नहीं है कि वो ब्यूटी को खराब कर देना। विंड पावर इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ये एक लिमिटेशन होती है क्योंकि विंड चलेगी तो एनर्जी बनेगी। दे आर हैजर्डियस फॉर वाइल्ड लाइफ। जाहिर सी बात है जहाँ पर अगर कहीं जंगल वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना एरिया आपको साफ करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, तो वाइल्ड लाइफ के लिए हैजर्डियस तो है। विंड फॉर्म्स कैन बी नॉइजी। जहाँ पर ये बड़े बड़े विंड फॉर्म बनते हैं काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है जब ये जो विंड टर्बाइन से अगर वो घूमेंगे
तो उसमें आवाज़ पैदा होगी। तो ये सब एक लिमिटेशंस है। कौन सी लिमिटेशन नहीं है कि वो सीनिक ब्यूटी को खराब कर देते हैं। द टर्म इम्पीडेंस मोशन मीन्स, जो इम्पेंडिंग मोशन होता है उसका क्या मतलब है, तो मोशन दैट टेक्स प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर्स एब्सेंट, यानी कि जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो जो मोशन टेक प्लेस हो रहा है, मतलब मोशन हो रहा है, उसका मतलब इम्पेंडिंग मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे मान लो एक कोयल है हमारे पास, उसको मैं किसी तार से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पर हम तार को इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यानी कि करंट फ्लो करवा रहे हैं तो क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर कोई बार में कोई भी मान लीजिए मेटल रख रहा हूँ तो ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो मैग्नेट बन रही है एक तरह से टेम्परेरी मैग्नेट बनेगी, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये टेम्परेरी मैग्नेट तभी तक मैग्नेट रहेगी जब तक करंट है। अगर आप करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर आप करंट की वैल्यू चेंज करो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ म्यू नॉट Ni होता है, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तो हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो जो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे टेम्परेरी मैग्नेट में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं, वो चेंज हो जाएंगे करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर। तो पहला इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम करंट चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। दूसरा, ये कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जब तक करंट है। करंट खत्म, मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इट्स पोलरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा तो वो जो पोल होंगे इमेजिनरी पोल वो चेंज हो जाएंगे। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा कूड़ा होता है ना, लोहे का, आयरन का, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको उठाने के काम, गाड़ी को उठाने के काम, यहाँ पर गैराज वगैरह होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हम चाहें उतना ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें ला सकते हैं। करंट की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी, मोर द करंट मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, तो उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी। How much time will a 3 kilowatt immersion rod to raise the temperature of 2 liter of water from 40 से 60 डिग्री हमें टेम्परेचर चेंज करना है। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 4.18 10 की पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर चेंज देखूँ तो टेम्परेचर चेंज कितना है, 60 माइनस 40 का मतलब 20। अब 20 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, जो चेंज आएगा 20 डिग्री केल्विन भी सेम में रहेगा वो। और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो गिवन है 2 लीटर। अब पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। हमें क्या निकालना है कि कितना समय लगेगा उसको गर्म करने के लिए, यानी कि हमें निकालना है टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी अपॉन में पावर। पावर तो हमें गिवन है कितनी, 3 किलोवाट। 3 किलोवाट को हम 10 की पावर 3 वाट पे लिख सकते हैं। अब एनर्जी कैसे पता करेंगे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T, मतलब कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज लाना है डेल्टा T और उसका मास M है, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए होगी MC डेल्टा T के इक्वल। तो वही जो अमाउंट ऑफ हीट है वही एनर्जी का काम करेगी। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर MC डेल्टा T, नीचे क्या आएगा पावर। मास कितना है, तो देखो हमें वॉल्यूम पता है, मास निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन जो वॉल्यूम होगी वो CGS यूनिट या SI यूनिट में होनी चाहिए, वैसे हम SI यूनिट ही लेंगे। तो 2 लीटर को हमें चेंज करना होगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम में। अब देखो एक रिलेशन में बता रहा हूँ, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। अब मास निकाल लेते हैं, तो मास इक्वल टू डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी हम लेंगे यहाँ पर पानी की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर SI यूनिट में इससे पहले क्वेश्चन में दे रखी थी, वो थी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं इसी को यूज करूँगा यहाँ पर। देखो मास, चलो मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, मास इक्वल टू कितना, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, C दी गिवन है, डेल्टा T मैंने निकाल लिया अपन में P। अब डेंसिटी 1000 है, वॉल्यूम देखो 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब।
सी की वैल्यू कितनी 4.18 10 की पावर 3। फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो है 20 और डिवाइड कर देंगे इसको पावर कितनी 3 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 जाएगा, 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 जाएगा। तो टाइम विल बी इक्वल टू कितना आएगा 2/3 इंटू 4.18 या फिर मैं चलो मल्टीप्लाई करता हूँ उसकी 2 2 4 यानी कि 40 इंटू में 4.18 डिवाइड बाय 3। सो इट विल बी इक्वल टू 55.74 सेकेंड आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये है 55.73 सेकेंड। तो इसमें काफ़ी फॉर्मूले काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होगी, जैसे 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, मास और डेंसिटी वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो काफ़ी चीज़ें इसमें चेक कर ली गई है स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप डैश लेंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव एंड अ डैश लेंस इज यूज्ड एज आई पीस। देखो दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक तो है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस हम उसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट के क्लोजर हो, और आई पीस उस लेंस को बोलते हैं जो आई के क्लोजर हो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे कैसा है कॉन्वेक्स लेंस, और आई पीस कैसा है कॉनकेव। जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स होते हैं। अब हमसे पूछा था कि गैलीलियन टेलीस्कोप में आई पीस और ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, तो मैंने आपको दिखाया अभी इस फिगर में दोनों ही कैसे, मतलब एक तो है कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम कहते हैं जो कन्वर्ज करे यानी कि इकट्ठा करे, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव कैसा होता है डाइवर्जिंग लेंस, ये लेंस को, ये लाइट को बिखेरता है, डाइवर्ज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ इन गैलीलियन टेलीस्कोप डैश लेंस इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव। तो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में कॉन्वेक्स होता है और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कन्वर्जिंग। फिर यहाँ पर कॉनकेव लेंस होगा और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो पहले में कन्वर्जिंग और दूसरे में डाइवर्जिंग लेंस यूज होंगे, तो इसलिए सही आंसर है ए और बी। मतलब पहले ये ए दे रखा है कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस यानी कि बी, तो ए कोमा बी होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही कॉनकेव होंगे दोनों ही कॉन्वेक्स होंगे, पहला डाइवर्जिंग होगा दूसरा कन्वर्जिंग होगा। पहला यानी कि ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंट होगा और जो आई पीस है वो डाइवर्जेंट होगा। अगर गैलीलियन की जगह होता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तब दोनों ही केस में कन्वर्जेंट हो जाता। तो इसका आप ध्यान रखें फिगर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ डीसी कॉजेज द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एसी जो होता है, देखो वैसे तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ट्रू है क्योंकि एसी में कम एनर्जी लॉस होता है, डीसी में ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ डीसी कॉज द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिर्फ एसी करंट पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डीसी इज जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस चेंजिंग द सेल्स मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एटसेट्रा फॉर द मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द लोअर पोर्शन ऑफ द वायर। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो इसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि यही आंसर ठीक होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा गया है ज़्यादातर में। इसमें है कि हमें पावर निकालनी कितनी पावर होगी। पावर का फॉर्मूला होता है F.V। अब क्योंकि पावर निकालनी है हॉर्स पावर में, तो 1 HP इक्वल होता है 746 वाट के। तो जब हम ऐसा ही यूनिट में सब वैल्यू रखेंगे तो वाट में आंसर आता है। अब फोर्स कितना होगा mg और स्पीड के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मास कितना है 500, जी की वैल्यू 9.8 और स्पीड कितनी 0.20। तो ये आ गया वाट में, हमें तो चाहिए किसमें हॉर्स पावर में, तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे 746 से। 746 तो इसको सोल्व करके हमें मिलेगा 1.3 हॉर्स पावर। इफ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड रिफ्रैक्शन दैट क्रॉस पर यूनिट टाइम, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने रिफ्रैक्शन और कितने कंपैरिजन है पर यूनिट सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन होता है P = 1/f। ठीक है, अगर मीटर में है तो, और अगर सेंटीमीटर में तो ये हो जाता है 100/f सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर सिर्फ रिलेशन पूछा, वो हो जाएगा P = 1/f। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTEC। तो इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC।
फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये क्वेश्चन भी सभी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। वर्क डन मैंने इससे पहले वाले पेपर में बताया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको पूरा डिटेल में देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो में आप कर लीजिए। मैं इसको डायरेक्ट निकालता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर से। मास कितना है 80, 80 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए। स्पीड कितनी है 10, तो 10 इंटू 10, 0 0 0 से खत्म कर दो सारे जीरो, 8 का आधा होता है 4, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 4 जूल। ये आया कैसे? देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, इसमें बोला है कि वर्क डन निकालना, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं जिसका मास है 80 ग्राम और इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब ये h हाइट ऊपर जाएगा तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh के इक्वल। और हाइट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, तो हो गया 0, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन माइनस g के बराबर हो जाता है और h हो जाएगी हाइट, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g। ये चीज आप यहाँ रख दो, m g u स्क्वायर अपॉन में 2g, g से g कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 m u स्क्वायर। उसी के नेगेटिव के बराबर होगी वर्क डन माइनस हाफ m u स्क्वायर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। देखो, इससे पहले वाली शिफ्ट में सिर्फ इतना पोर्शन दिया हुआ था और पूछा था कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने वहां पर सॉल्व किया, तो मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो R1 गुना R2 अपॉन में R1 प्लस R2। एक और चीज, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है और दोनों का इक्विवेलेंट है R, मतलब सॉरी दोनों ही इक्वल है, तो उनका जो R इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में वो किसी एक का आधा कर दो, मतलब R/2 आ जाएगा। जैसे अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक है 2 ओम का, दूसरा भी 2 ओम का है, तो आप इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालोगे ना, 1 ही आएगा, इसका आधा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों है पैरेलल में और ये दोनों है पैरेलल में, तो इनका अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 और 1 का पैरेलल आधा आएगा, मतलब 1/2। 2 और 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पर आएगा 1/2। फिर 3 और 3 का आधा कितना होगा 3/2, यानी कि इतने पोर्शन का, अब देखो तीनों किस में आ गए सीरीज में, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2, सो इट विल बी इक्वल टू कितना 2, यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6/2, यानी कि 3 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट आ गया इतना पोर्शन का, वो कितना आ गया 3 ओम। तो हमारे पास अब सर्किट इस तरह से, एक 3 ओम, फिर उसके साथ सीरीज में 3 ओम, फिर ऊपर बैटरी 6 वोल्ट की। अब फिर से ये दोनों किस में सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6 ओम। तो 6 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज हमें 6 दे रखे, तो V इक्वल टू आई आर लगाएंगे क्योंकि करंट निकालना है, तो I इक्वल टू V अपॉन में R। V कितना है 6 और R भी कितना है 6, तो 6/6 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। इसको डिटेल में मैंने सोल्व किया है, इससे पहले वाले जो एग्जाम है उसमें सॉल्यूशन करवाया इसका डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जिसके अगेंस्ट में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो जो वर्क होगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब जैसे ग्रेविटी, एग्जांपल हो गया ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स या फिर कॉलम फोर्स, ये सब कैसी हैं, ये है कंजर्वेटिव फोर्सेस। जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा पाथ कैसा है, पाथ रफ है या प्लेन है। तो अगर रफ सरफेस होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, प्लेन सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर ये नॉन कंजर्वेटिव में आता है, बाकी सब ये आएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो the main ingredient of biofuel, that is ammonia, is harmful for the environment. Question number 17, which of the following statement is correct? Magnetic line of force always start from, देखो इसको मैं समझा देता हूँ, काफी सारी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है, और एंटर करती है साउथ में जाकर के, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएगी, इसका मतलब पहला पॉइंट सही है। दूसरा, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। दो मैग्नेटिक फोर्स लाइन आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वो दो डिफरेंट डायरेक्शन बताती, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है।
सॉरी जो कि इम्पॉसिबल है, दो डिफरेंट डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए बोथ 1 and 2 इज राइट आंसर। आर्किमिड्स प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज partially dipped in a fluid at rest, the fluid exert and fully upward force of the buoyancy which is equal to the weight of the displaced। इसको मैं समझाता हूँ। देखो आर्किमिड्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको किसी फ्लूइड में गिरा रहे हैं, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, तो इसका वेट तो नीचे की तरफ होगा लेकिन बियॉन्ड फोर्स इस पर लगेगी ऊपर की तरफ। जो बियॉन्सी होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। अब जो बियॉन्ड फोर्स इस पर लगेगी वो इक्वल होगी वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, एक्चुअली जब ये ऑब्जेक्ट को आप पानी में गिरा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी फ्लूइड में गिरा रहे हो, तो अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ पानी को डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर उस पानी का जो वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है वही बराबर होता है उस पर लगने वाले बियॉन्ड फोर्स से इक्वल। वेट भी तो एक तरह की फोर्स होती है, तो भले जो आर्किमिड्स प्रिंसिपल है वो वैलिड होता है भले ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डूबा हुआ है पार्शली डूबा हुआ है, उस दोनों ही कंडीशन में आर्किमिड्स प्रिंसिपल वैलिड रहता है। तो इसलिए पहले केस क्या आ गया, पार्शली और फुली। फिर बियॉन्ड फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो अपवर्ड आएगी, और जो पूछा है कि फोर्स ऑफ बियॉन्सी किसके इक्वल होती है, तो वो इक्वल होती है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। तो ये पूरी डेफिनेशन आप एज इट इज इसको लिख लें, काफी इंपॉर्टेंट आर्किमिड्स प्रिंसिपल से काफी क्वेश्चन डीएसएसबी के टीजीटी एग्जाम में पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइरिस। आइरिस इज अ कलर पार्ट दैट वी सी इन एन आई, तो बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं कलर पोर्शन वही आइरिस होता है। अब आइरिस का जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप उजाले में हैं तो आइरिस का जो साइज होगा वो छोटा होगा, और अचानक से आप किसी ऐसे कमरे में गए जहां पर अंधेरा है, तो वहां पर आपकी आंखों को जो आइरिस होगी वो बड़ा होने की कोशिश करेगी, तो उसका साइज जो होता है वो पुपिल की हेल्प से, पुपिल कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना जाएगा, तो आइरिस पुपिल को कंट्रोल करेगा। सो इन लो लाइट कंडीशन द आइरिस एक्सपेंड द पुपिल, इन गुड लाइट कंडीशन द आइरिस कंट्रैक्ट द पुपिल। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द डेस एंड द डेस ऑफ द सिस्टम टेक टू टुगेदर फॉर्म। देखो अगर आप काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दोगे तो वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर पहला काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल और फिर थर्मल ना होकर के मैकेनिकल आएगा, तो इसलिए सिर्फ 1, 2 और 3 करेक्ट होगी। A large force acting for a short time to produce a finite change in the momentum। देखो चेंज इन मोमेंटम कहलाता है इम्पल्स, और जो फोर्स आप बहुत कम समय के लिए लगा रहे हो वो होती है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर अगर इंटीग्रेशन में लिखो तो एफ डेल्टा टी का इंटीग्रेट आप करोगे तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज बियॉन्ड 2f रियल इन्वर्टेड और ग्लास। जैसे कब होगा, देखो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ले लेते हैं f, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर और ये 2f, इधर f डैश इधर 2f डैश। तो कहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है 2f के पीछे हो रही है, मतलब कि मान लो यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड हो रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा f और 2f के बीच में, इस तरफ कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं। मान लो एक लाइट की यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये चली जाएगी फोकस से, फिर मान लीजिए दूसरी जा रही फोकस से, सो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहीं पीछे जाकर के जो इमेज होगी वो उसको बनाएगी, और जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा f और 2f। जो ऑब्जेक्ट को आप f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज बनती है 2f के पीछे, अगर आप 2f के पीछे रखते हैं तो इमेज बनती है यहाँ पर f और 2f के बीच में। वर्क डन जीरो कब होता है, मान लो आप जहां से शुरू किया आपने, आप वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एक तो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जहां से आप चले वहीं पर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तब भी वर्क डन जीरो होगा। कैसे, देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो एफ एस कोस थीटा हो गया,
अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कब होता है ऐसा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल है कुली वाला, आपने काफी बार पढ़ा होगा। कुली जब सामान को ले जा रहा है इस तरफ, तो उस पर उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो उस समय वर्क डन बाय कुली कितना होगा, जीरो, बिकॉज फोर्स एंड दी जो उसका वेट होगा, जो है कि एक तरफ से फोर्स ही होता है और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, तो ये करा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने एक पतली गोल्ड फॉल का इस्तेमाल किया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। अ बुलेट ऑफ मास, ये रिकॉलिंग ऑफ गन पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने मैंने आप एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग शिफ्ट में, आप देखेंगे इस पर क्वेश्चन मिलेगा। तो बंदूक है, उस बंदूक से फायरिंग हुई है, बुलेट जा रही है आगे, तो बंदूक जाएगी पीछे, राइफल पीछे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। अब इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर इनिशियल मोमेंटम होगा जीरो, फाइनल मोमेंटम किस किसका, मोमेंटम ऑफ राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ राइफल बराबर होगा माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट के। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी, तो मास ऑफ राइफल गुना में वेलोसिटी ऑफ राइफल इक्वल टू किसका होगा, माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट के। हमें निकालनी किसके, वेलोसिटी ऑफ राइफल निकालनी, वी निकालना है, so it will be equal to माइनस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ राइफल, माइनस मास ऑफ बुलेट कितना है 0.05, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 150 और उसको डिवाइड करते हैं मास ऑफ राइफल से जो कि 2 किलोग्राम की है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 3.75, माइनस इसलिए क्योंकि बुलेट अगर इधर जाएगी तो राइफल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो क्योंकि वेलोसिटी निकालने स्पीड निकालने तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी 3.75। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ बॉल इज वर्टिकली अप एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड तो मैक्सिमम हाइट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें हम वजन निकाल लेते हैं, मैंने आपको बताया था जब आप ऑब्जेक्ट को स्पीड यू से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, तो फॉर्मूला जो हाइट का है एच मैक्स का डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करें तो यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। यू की वैल्यू 10 इंटू 10 क्योंकि स्क्वायर है, और 2 जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेंगे, यहाँ पर जो स्पीड है वो 3 दे रखी ना कि 10, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 होगा, तो यानी कि 3 से 9 अपॉन 20 जो कि आएगा 0.45 मीटर। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछ रहे हैं ना मैक्सिमम हाइट, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसी से आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh के, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है इसलिए, तो h का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला है। एवोगैड्रो का वैल्यू पूछिए, एवोगैड्रो कांस्टेंट की होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, न्यूटन सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इक्वल टू का यहाँ पर साइन नहीं आएगा, ये आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। माइक्रोवेव रेडिएशन फ्रीक्वेंसी गिवन है, एनर्जी बतानी कितनी होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू में फ्रीक्वेंसी, एच मतलब 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये है प्लैंक कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी है 14 गीगा हर्ट्ज, गीगा मतलब 10 की पावर 9, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 9.28 इंटू 10 की पावर माइनस 24 जूल। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले मैं आपको समझा देता हूँ मास नंबर होता क्या है। देखो एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीजें कौन कौन सी, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इन दोनों का जो मास आप ऐड करोगे वही होता है मास नंबर। मास नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो जैसे कोई भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड एक्स से, ए क्या हो जाएगा, ए को बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। सो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 40 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ इन 10 सेकंड एंड 30 मीटर इन ईस्टवर्ड इन 10 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? देखो नॉर्थ में गया कितना 40 मीटर और टाइम है 10 सेकंड, फिर ईस्ट जा रहा है तो ईस्ट मतलब इस तरफ 30 मीटर 10 सेकंड उसका टाइम लग रहा है। तो पूछा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो ये है 40 और ये है 30, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा तो ये आएगा 50। जब आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे जब आप तो ये आएगा 50 यूनिट क्या है मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग गया 50 है। टोटल टाइम लेंगे तो 10 सेकंड ये और 10 सेकंड ये, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, सो इट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन में 20 या फिर 5/2, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी। 20, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों चीज होती हैं, जैसे कोई वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और वो परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, तो दोनों ही चीज इसमें रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी। क्वेश्चन नंबर 5 है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास एट 298 केल्विन इज 25 लीटर एट 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.25 कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमें पता है Pv इक्वल टू nRT है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो हम इक्वेशन यूज करते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के। अब हमें निकालना है बाद वाली वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम मतलब P2 निकालना है। चलो क्या क्या दे रखा है वो ले लेते हैं पहले। P1 है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम V1 है 25 मिलीलीटर, क्योंकि आंसर भी मिलीलीटर में ही दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है उनको। फिर बाद में जो प्रेशर है वो बढ़ करके कितना हुआ इंक्रीज टू 1.25, मतलब प्रेशर बाद में हो गया 1.25 atm। अब V2 निकालना है तो V2 इक्वल हो जाएगा P1 V1 अपॉन में P2। P1 कितना 1, ये हो गया 25, उसको डिवाइड कर देंगे 1.25 से, सो इट विल बी इक्वल टू 20 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हमें बेसिकली बस ये फॉर्मूला लगाना P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्वेश्चन नंबर 8, द डेज ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ। देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जब ये पूछा गया था कि जो साइज ऑफ पिपिल है, मतलब पिपिल है उसका चेंज होता रहता है साइज जब आप अंधेरे और उजाले में रहेंगे, तो हेल्प कौन करता है आइरिस। अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करेगा पिपिल, उसकी हेल्प कौन करेगा आइरिस। तो यहाँ पर आएगा पिपिल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। Question number 14. Which of the following law states that the pressure of a given amount of gas at constant volume is directly proportional to temperature? यहाँ से देखो Pv इक्वल टू nRT है, तो अगर ये सब चीजें कांस्टेंट है तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली टेम्परेचर पर, तो ये कहलाता है गे-लुसाक्स लॉ। Which of the following structure is not involve the transmission of light of the visual system? देखो एक्टियोस्यूमर कॉर्निया विट्रोस्यूमर ये सब आई के पार्ट है, जबकि कैपिलरी नर्व आई के ट्रांसमिशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मायोपिक कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मायोपिया जो होता है उसमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइडनेस भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। मियोपिया में दूर का साफ नहीं दिखता, पास का साफ दिखता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में पास का धुंधला दिखेगा और दूर का साफ दिखता है। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स का और मियोपिया के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है।